गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम अपना सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जिसमें हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स, उसके बाद उसके डायमेंशंस के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ना है। शुरुआत हम आज फिजिक्स के मीनिंग से करते हैं और बाद में हम हमारे चैप्टर में जाते हैं। फिजिक्स वैसे अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, अलग अलग उसकी मीनिंग्स आपको समझाई जा सकती है। मैं एकदम ही सिंपल मीनिंग से यहां चल रहा हूं। ये जो फिजिक्स है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में से आया हुआ वर्ड है फिजिक्स, जिसका मीनिंग होता है नेचर। ग्रीक वर्ड है फिजिक्स जिसका मीनिंग होता है नेचर। अब नेचर यानी क्या? तो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, ये पूरा यूनिवर्स आ गया उसमें, समझो वो यानी नेचर। उस नेचर में जो जो ये घटनाएं होती है, जो जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उन सब का स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में किया जाता है, उस ब्रांच को हम यहां फिजिक्स कह सकते हैं या कहेंगे। अब नेचर की स्टडी बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस है, उसमें से कुछ मैं बता रहा हूं। यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, उनमें से हमारी एक गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी में क्या है अभी तक के किसी को पूरा पता नहीं है, लेकिन हमारी सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें है। सोलर सिस्टम में सन हमारा स्टार है और उसके सराउंडिंग में सेवरल ऑर्बिट्स में डिफरेंट जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, वो रिवॉल्व होते रहते हैं। उसमें से हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व होते रहता है। वो अराउंड द सन रिवॉल्व होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये रोटेट होता है। रिवोल्यूशनरी मोशन की स्टडी अर्थ के क्यों रिवॉल्व होता है, कैसे रिवॉल्व होता है, रोटेट होता है, उसके रोटेशन की स्टडी, ये नेचर की स्टडी हो गई ना, तो ये फिजिक्स में किया जाता है। सनराइज होता है, सनसेट होता है। सनराइज के समय पे सन का कलर देखो, सनसेट के समय पे सन का कलर देखो, रेडिश अपीयर होता है। हाई इट अपीयर्स रेडिश, ये भी एक नेचर की स्टडी होगी, वो भी फिजिक्स में की जाती है। आप देखोगे तो स्काई ब्लू अपीयर होता है, व्हाई इट अपीयर्स ब्लू, अगेन इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। ऐसे अनगिनत बातें हैं जो नेचर में हमें घटती हुई नजर आती है और उसकी जो स्टडी की जाती है वो हम फिजिक्स में कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन होता है, रेनबो फॉर्म होता है, ऐसे अनगिनत फिनोमेनाज है, उनको इस नेचर के स्टडी में अपन यानी ये कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसलिए फिर ये सबकी स्टडी फिजिक्स में होती है। अब इन सभी बातों को पढ़ने के लिए या फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए, या अपन ये कह सकते हैं कि फिजिक्स की जो स्टडी है इट इज बेस्ड ऑन सर्टन लॉज, कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ लॉज है बताए गए हैं साइंटिस्ट लोगों द्वारा। और इन लॉज को अगर समझना है, एग्जाम्पल के लिए अपन चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, जिसमें उसको अगर समझना है, उसको अगर एक्सप्रेस करना है, तो हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस प्रकार से उसको एक्सप्रेस करते हैं। मतलब फिजिक्स को समझना है तो लॉज को समझना होगा, लॉज को समझना है तो फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है, और इन फिजिकल क्वांटिटीज को या फिजिकल क्वांटिटीज द्वारा उन लॉज को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनका ही मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि फिजिक्स ये क्वांटिटेटिव यानी एक स्टडी है। तो
इन क्वांटिटेटिव जो भी स्टडी होने के कारण अधिकतर हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। समझो हमें जैसे आपको अपने घर से निकलना है, कॉलेज पहुंचना है, तो कितने दूर जाना है, दूरी आ गई, आ गया मेजरमेंट। कहीं अगर क्लोथ्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो कितना मीटर होना, आ गया मेजरमेंट। सुबह सुबह दूध वाला आया, कितना लीटर होना, आ गया मेजरमेंट। यानी हर जगह पे मेजरमेंट है। और ये जो मेजरमेंट है वो किसका होता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज का होता है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई हो सकती है। इस चैप्टर में थोड़ा एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, वो बाद में हम देखते हैं। लेकिन एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है, उसको यहाँ शुरू में मैं बता रहा हूं। तो मेनली अपन कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज 3 प्रकार की होती है। एक है स्केलर्स, दूसरा है वेक्टर्स, और तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन कहेंगे रेशियोज। इसमें से जो स्केलर्स है वो केवल मैग्नीट्यूड से दर्शाई जाती है। मैग्नीट्यूड के बारे में सेपरेट बाद में मैं बता रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड से। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर समझो आपको मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है, अगर आपने बताया 15, तो ये जानकारी पर्याप्त नहीं है। मैं कह सकता हूं कि आप 15 सेकेंड के हो, 15 आवर्स के हो, 15 डेज के हो, या 15 ईयर्स के हो। मतलब 15 के बाद कुछ तो भी बताना होता है। ये सेकेंड, मिनट, डे, आवर्स, जो कुछ भी है, ईयर्स, ये भी उसके बाद लिखना जरूरी होता है, बताना जरूरी होता है। मतलब जैसे मैंने अगर कहा कि मेरा मास 75 kg है, तो ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन है। ये 75 kg मास इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। यानी 75 kg बोलते ही उस फिजिकल क्वांटिटी की पर्याप्त जानकारी मिल गई। आगे वाला और कुछ नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि उसके समझ में वो आ गया। तो इस प्रकार से जो भी क्वांटिटी दर्शाई जाती है केवल मैग्नीट्यूड से, उन्हें कहा जाता है स्केलर्स। एग्जाम्पल के लिए मास है, टेम्परेचर है, एज यानी कि टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, स्पीड है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है। ये जो भी क्वांटिटीज है ये केवल मैग्नीट्यूड से बताई जाती है। दूसरा जो ग्रुप आता है फिजिकल क्वांटिटीज का वह है वेक्टर्स। उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। केवल मैग्नीट्यूड से आप नहीं बता सकते, मैग्नीट्यूड पर्याप्त नहीं है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि आपको अपने घर से निकलना है तो दूरी नापनी है। मतलब अगर कोई आपके घर आया और उसने पूछा आप कहाँ पढ़ते हो, आपने बताया विद्या निकेतन, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे विद्या निकेतन जाना है, और आपने बता दिया ठीक है आप मेरे घर से निकलो 3 किलोमीटर चले जाओ, विद्या निकेतन पहुंच जाओगे। वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि आपने उसको पर्याप्त जानकारी नहीं दी। He has to displace from your home to the विद्या निकेतन, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है 3 किलोमीटर। लेकिन ये 3 किलोमीटर केवल मैग्नीट्यूड हो गया, आपको बताना पड़ेगा नहीं देवरी रोड पे। मतलब आपको डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, तभी जाकर पर्याप्त जानकारी आप उसको दे पाओगे। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्हें बताने के लिए, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से बताई जाती है। उसके बाद थर्ड एक ऐसा ग्रुप है फिजिकल क्वांटिटीज का जो केवल नंबर से बताया जाता है, उन्हें डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था 15 kg, तो 15 हो गया, kg वैसे लिखते अपन, मीटर लिखते, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, केवल नंबर से दर्शाया जाता है। ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको रेशियोज कहा जाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ मीडियम, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 है, हो गया 1.5, और कुछ बताने की जरूरत नहीं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को रेशियोज कहा जाता है। अब थोड़ा डिटेल हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट की बात करने वाले हैं, तो मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को अगर मैंने जैसे मास लिया 15 kg,
इसमें से 15 को मैं n से बता रहा हूं, kg को मैं u से बता रहा हूं। ये जो 15 है, ये जो नंबर है, इट इज न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो किलोग्राम है, इट इज द यूनिट। यूनिट के बारे में सेपरेट हम बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 15 ये न्यूमेरिकल पार्ट है, किलोग्राम ये यूनिट, और ये दोनों का गुणाकार अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट 15 और केजी का। 15 केजी सिंबल नहीं है, यानी वहां मैथ है इसका प्रोडक्ट का, लेकिन 15 केजी ये प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट and the unit, numerical part and the unit, it is called as magnitude of a physical quantity। इसके बारे में थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स मैं यहां बता रहा हूं। जैसे अगर जिस बोर्ड पे मैंने लिखा है, इस बोर्ड के लंबाई के बारे में, लेंथ के बारे में अगर बोलना है, तो मैं लेंथ को कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, लेंथ L इक्वल टू 2 मीटर भी बराबर है। अगर आपको मीटर की जानकारी है, आप अगर लिखना चाहते हो तो 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। आप इसी को 2000 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। मिलीमीटर भी यूनिट है लेंथ का, सेंटीमीटर भी यूनिट है लेंथ का, मीटर भी है। आप किलोमीटर में भी लिख सकते थे। यहां आप ऑब्जर्व करो, इसको मैं N1 से बता रहा हूं, इसको U1 से बता रहा हूं, इसको N2 से बता रहा हूं, इसको U2 से बता रहा हूं, इसको N1 से बता रहा हूं, N3 से बता रहा हूं, इसको U3 से। अगर देखा गया तो 200 मीटर का ही मीनिंग 200 सेंटीमीटर होता है, 200 सेंटीमीटर का ही मीनिंग 2000 मिलीमीटर होता है। मतलब चेंज हुआ क्या ऐसा लिखने से? नहीं, मीनिंग नहीं बदला, केवल तरीका बदला अलग अलग प्रकार से लिखने का। लेकिन हर बार अगर देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट है इक्वल टू दिस प्रोडक्ट इक्वल टू दिस प्रोडक्ट, यानी N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू N3 U3। ऑब्जर्व करो, यहाँ N1 2 है, यहाँ N2 200 है, यहाँ N3 2000 है। देखोगे तो ये बढ़ते जा रहा है, यानी नंबर बढ़ रहा है। वही अगर आप यूनिट की बात करते हो, यहाँ मीटर है, मीटर है जरा लंबा हो गया इतना सारा, सेंटीमीटर स्केल देखे होंगे इतना सा होता है, छोटा हो गया, मिलीमीटर उससे भी छोटा। यानी दूसरी बार देखोगे तो ये इस प्रकार से डिक्रीज हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। यानी जब नंबर बढ़ते जाता है तो यूनिट का साइज डिक्रीज होता है। उल्टा देखो, जब यूनिट का साइज बढ़ेगा तो नंबर कम हो जाएगा। यानी दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u बोल सकते हो, या u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बोल सकते हो। लेकिन हर बार ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक ऐसा आएगा कांस्टेंट, यानी n into u is always constant, but n is inversely proportional to unit और unit is inversely proportional to numerical part। एग्जांपल के लिए आप इसको ध्यान में रख सकते हो। लेंथ 200 मीटर, 2 मीटर लिखो, 200 सेंटीमीटर लिखो, या 2000 मिलीमीटर लिखो, हर बार उसका मीनिंग कैसा है? सेम है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट यानी यूनिट के मीनिंग से लेके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।